हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। तो जैसा को आपको नोट्स में दिख रहा है, आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण से मतलब है कि जो दो पीढ़ियाँ होती है प्लांट की, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, उनके मध्य जो गैप होता है वो स्पष्ट होता है। स्पोरोफाइट होता है अपना, वो स्वतंत्र होता है, द्विगुणित होता है। और जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट में मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, वो अपना अगुणित होता है। उसके बाद में बात करते हैं जनन की। सबसे पहले जनन की परिभाषा। सजीवों में अपने समान जो जनन क्षम संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम जनन कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि सजीव अपनी संतान को जन्म देगा, और वो संतान भी यदि किसी संतान को जन्म देने लायक है तो उसी प्रक्रिया को अपन जनन कहेंगे। जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन के ऊपर। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहले अपन क्या ध्यान रखेंगे कि जो अपना मियोसिस है, मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये एक जनकीय जनन होता है। इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। अब अपन ने ये कह दिया कि एक जनकीय जनन होता है, तो जो संतति पैदा होगी, जाहिर सी बात है वो जनन के समान होगी। इसका मतलब यदि जनक एन है तो जो संतान है वो भी एन होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार की। अलैंगिक जनन के प्रकार अपने पास दो हैं, एक तो अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। अपन सीरियल वाइज चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता को अंग्रेजी में कहेंगे ए गेमो स्पोरी। यहाँ पर ए गेमो स्पोरी का मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट, गेमस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इसमें क्या होता है, जो प्रवर्धन होता है वो बीज में ही, और जो भ्रूण विकास है उसमें अर्धसूत्रण और छलयन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। उसके बाद में बात करेंगे कायिक जनन की। कायिक जनन को अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि पौधे का रीजनरेशन, रीजनरेशन को बोलेंगे हिंदी में पुनरुद्भवन। पौधे का जो पुनरुद्भवन है वो सीड के अलावा प्लांट के किसी भी भाग से हो सकता है, जैसे तना है, पत्ती है, पुष्प है। इसको बोलेंगे अपन कायिक जनन। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कायिक जनन के जो अंग होते हैं उनको अपन प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। उसके बाद में कायिक जनन को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। सबसे पहले अपन देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो अपना तना है उसके द्वारा कायिक जनन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं अपने पास, उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेम के द्वारा कायिक जनन में सबसे पहले प्रकंद शामिल है। प्रकंद के द्वारा यदि कायिक जनन हो रहा है तो उसका उदाहरण है अदरक, जिंजिबर ऑफिस जिसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद में कंद, जो ट्यूबर होता है अपना, कंद पाया जाता है आलू में। तो ये अपन को केवल उदाहरण ध्यान में रखने हैं। आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद में शल्क कंद, जो कलिकाएं होती है वो
लहसुन में पाई जाती है। लहसुन का बोर्ड निकलने में अपने पास एलियम सटाइवम। उसके बाद में घनकंद। घनकंद किस में पाया जाता है? अरबी में। ऊपरी भुजतारी ये पाया जाता है अपना घास में। अंतभुजतारी ये पाया जाता है, अंतभुजतारी को अपन बोलेंगे शक्कर, ये पाया जाता है पुदीने में। और भुजतारी स्टोलन, और ये पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। तो ये तो उदाहरण थे जो प्राकृतिक रूप से तना है वो कैसे कायिक जनन करता है उसके। अब अपन बात करेंगे जो हेलो जी हाँ, वापस आते हैं अपन। तो ऊपर तो अपन ने तने के बारे में बता दिया। उसके बाद में अपन बात करेंगे जड़। जड़ कैसे कायिक जनन में सहायक होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जड़ होती है अपना काष्ठ, ये जड़ प्ररोह उत्पन्न करती है। किस किस में? नीम में, चमेली में, शीशम में। उसके बाद में कंदीय मूल जो होती है वो अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करती है, और ये पौधे अपने मात्र पौधे के समान होते हैं। ये उदाहरण बना पाया जाता है शकरकंद, शतावर और डहेलिया में। उसके बाद में अपन बात करेंगे पत्तियों द्वारा कायिक जनन। इसका केवल और केवल उदाहरण है ब्रायोफिल्म और बिगोनिया। ब्रायोफिल्म में पर्ण के किनारों से कायिक जनन होता है, और बिगोनिया में जो पर्णवरंत है उसकी शिराओं से कायिक जनन होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अपन शामिल करते हैं बुलबिल्स को। बुलबिल होती है अपनी, वो बहुकोशिकीय होती है, और बुलबिल्स पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना लेती है। ये उदाहरण अपन को देखने को मिलता है रामबास, जिसको अगेव बोलते हैं, और रतालू, जिसको डायोस्कोरिया बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपना प्राकृतिक कायिक जनन। दोबारा देख लेते हैं एक बार, प्राकृतिक कायिक जनन किस किस में पाया जाता है। जो तना है, जड़ है, और पत्तियां हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन चारों के द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है। उसके बाद में कृत्रिम रूप से जो कायिक जनन करवाया जाता है वो ये मानव निर्मित होता है, और वाणिज्यिक प्रयोग में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कटिंग की। कटिंग को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्तन। इसमें क्या सबसे पहला जो होता है वो है अपना स्टेम कटिंग। मतलब पौधे के तने के छोटे भाग को काटकर रोप देते हैं। एक पौधा है, उसके तने के ऊपर दूसरा पौधा रोपने को अपन कटिंग बोलेंगे। इसमें प्रभावी कारक जो होता है वो है तने प्रवर्ध की लंबाई, मात्र पादप की लंबाई, और जिस वातावरण में अपन उनकी रुपाई करते हैं वो वातावरण भी इसमें भूमिका रखता है। इसके उदाहरण है अपने पास अंगूर, गन्ना, गुलाब। अंगूर को वाइटिश वाइनिफेरा बोटनी में बोलते हैं, गन्ने को सेकेरम ऑफिसिनेरम बोलते हैं, और गुलाब को रोजा इंडिका बोलते हैं। तो ये तो था कटिंग, जो मुख्य रूप से स्टेम के द्वारा किया गया। उसके बाद में जो लेयरिंग होता है, जिसको हिंदी में अपन दाब लगाना ये बोलते हैं, तो पादप को बिना अलग किए अपस्थानिक जड़ों का जो निर्माण किया जाता है उसको लेयरिंग बोलते हैं। इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? टीला दाब विधि है, वायु दाब या गुट्टी लगाना है। टीला दाब विधि में क्या करते हैं, टीले के ऊपर जो टहनी होती है प्लांट की उसको दबा देते हैं, वहाँ थोड़ा सा गीला कर देते हैं, उससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है।
उसके बाद में गुट्टी लगाना, थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं शाखा के ऊपर और उसके चारों तरफ बोरी या टाट बांध देते हैं। फिर उसमें से स्थानिक जड़ों का प्रवर्धन चालू हो जाता है। दूसरा है अपना रोपण। तो रोपण को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। उच्च गुण वाले पौधे हैं और एक निम्न गुण वाले पौधे हैं। तो अपन ये चाहेंगे कि जो अपना निम्न गुण वाला पौधा है उसमें उच्च गुणवत्ता आए, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधे की कलम ली जाती है और निम्न गुणवत्ता वाले पौधे की स्कंद ली जाती है। जब कटिंग करते हैं तो जो रोपण करेंगे, रोपण में ये ध्यान में रखेंगे कि जब तक जो कैम्बियम है उसके संपर्क में नहीं आएगा दूसरे प्लांट का कैम्बियम, तब तक उसमें रोपण नहीं हो सकता। केवल यही चीज़ ध्यान में रखनी है, कैम्बियम के टच में कैम्बियम आना चाहिए, तभी अपन के रोपण की प्रक्रिया है जो सही होगी। अब रोपण की प्रक्रिया भी देखो कितने प्रकार की होगी यहाँ। एक तो वीप और टोंग ग्राफ्टिंग, दूसरी वेज ग्राफ्टिंग, तीसरी क्राउन ग्राफ्टिंग और चौथी है बड ग्राफ्टिंग। तो अलग अलग पढ़ेंगे इनको। वीप और टोंग ग्राफ्टिंग में तो चीरा लगाते हैं 5 से 8 सेमी का और उसमें दूसरे जो प्लांट है उसको रोप देते हैं। वेज में क्या करते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। और क्राउन ग्राफ्टिंग में यदि स्कंद की मोटाई कलम से ज़्यादा है तो उसमें क्राउन ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं। उसके बाद में बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग में स्कंद की छाल पर टी आकार का चीरा लगा के उसको रुपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना ख़त्म हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य जो होता है वो होता है पुष्प, और पुष्प होता है वो अपना होता है रूपांतरित प्रो है। रूपांतरित प्रो का मतलब क्या होता है कि पुष्प में वो सारी चीज़ें पाई जाती है जिनसे एक पीढ़ी का निर्माण दूसरी पीढ़ी में होता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पुष्प का जो नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग जिससे पुष्प शाखा से लगा होता है, उसको पुष्प व्रंत बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। उसके बाद में बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 चक्र होते हैं मुख्य रूप से पुष्प के। सबसे पहला चक्र कौन सा हो गया, बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। यदि किसी पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाते हैं तो वो तो होता है पूर्ण पुष्प, और यदि एक भी चक्र एब्सेंट होता है तो ये होगा अपूर्ण पुष्प। ये बात ध्यान में रखेंगे अपन। उसके बाद में बाह्य दल होते हैं वो रंगीन होते हैं, हरे होते हैं, सॉरी बाह्य दल तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दल होते हैं वो रंगीन होते हैं क्योंकि वो पराग जो करता है उनको आकर्षित करते हैं। उसके बाद पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, पूतंतु और परागकोश। उसके बाद में जायांग, जायांग में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये था अपना पुष्प। सहायक चक्र दोबारा से देखेंगे चारों को। सहायक चक्र कौन से होंगे, कैलिक्स और कोरोला। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स बोलते हैं और दलपुंज को कोरोला बोलते हैं। बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है उसको सीपल बोलते हैं और जो दलपुंज की इकाई होती है उसको पेटल बोलते हैं। दूसरा आवश्यक चक्र जिसको अपन जनन चक्र भी बोलेंगे, उसमें एंडोशियम और गाइनीशियम होता है। एंडोशियम की जो इकाई होती है पुंकेसर, उनको स्टेमन बोलते हैं, और गाइनीशियम की इकाई को कार्पल बोलते हैं। तो ऊपर वाला तो सहायक चक्र होता है और नीचे वाला
जो होता है वो जनन चक्र होता है। मतलब ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकांतरण में भाग लेता है, और यदि इन चारों चक्रों में से पुष्प में कोई एक भी चक्र नहीं रहता तो उसको अपन अपूर्ण पुष्प बोल देते हैं। तो ये था अपना आवर्तबीजी जो पादप है उसमें जनन। आगे दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।